तो आपके पेपर का नाम है बच्चों इनकम टैक्स और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, और कई नाम कह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं इनकम टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वाला चैप्टर है, या फिर इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, कुछ भी कह लो आप। हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो आज हम आपको क्या पढ़ा दें? पर्सन पढ़ा दें, पर्सन, कि भाई इनकम टैक्स में पर्सन क्या होता है, और एग्जाम में पूछ सकता है, 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए आपको पढ़ाएं कि पर्सन क्या है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या आपको पता है कि आपका पेपर जो है वो एक लॉ का पेपर है? लॉ, लॉ मतलब एक्ट, कि आपका जो पेपर है वो लॉ का पेपर है, कानून का पेपर है। तो आपका जो पेपर है वो लॉ का पेपर है, एक्ट का पेपर है। अच्छा ऐसी बात? जी हाँ बच्चों। तो हाँ शिवांश ठीक है, सही है वो। तो आपके पेपर का सही नाम क्या है बच्चों? इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आपके पेपर का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, चलिए बात समझ गए आप कि हमारा पेपर, पेपर का नाम इनकम टैक्स है, पेपर का नाम इनकम टैक्स है, आयकर नाम है, लेकिन सही मायनों में उसका पूरा नाम क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आपका पेपर दरअसल क्या है? आपका पेपर एक कानून का पेपर है। बच्चों आपकी जो बुक्स होती हैं, किताबें, क्या किताबों में पैराग्राफ होते हैं? पैराग्राफ लिखा है, लाइन खत्म फिर पैराग्राफ, फिर लाइन खत्म फिर पैराग्राफ। जैसे टीचर जब आपको कहता है नोट करो नोट करो, मैं बोल रहा हूँ नोट करो, तो फिर टीचर बोलते बोलते कहता है फुल स्टॉप नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट फिर बोलते बोलते कहता है फुल स्टॉप नेक्स्ट पैराग्राफ। तो बच्चों जैसे बुक्स में पैराग्राफ होते हैं, वैसे ही लॉ की बुक में सेक्शन होते हैं, सेक्शन, धाराएं। तो बच्चों ने धाराएं वर्ड, धारा वर्ड सुना होगा। तो जैसे बच्चों बुक्स में पैराग्राफ होते हैं, वैसे लॉ की बुक में क्या होती हैं? धाराएं होती हैं। एक धारा में कोई बात लिखी है, फिर दूसरी धारा में कोई बात लिखी है। तो धाराएं अपने आप में क्या बताती हैं? नियम बताती हैं, नियम। इंग्लिश में सेक्शन कहते हैं, हिंदी में धारा कहते हैं, और उर्दू में दफा कहते हैं, दफा। तो धाराएं अपने आप में नियम बताती हैं, नियम। तो सोच रहे हैं पहले आपको पढ़ना बता दें कि धाराओं को आप कैसे पढ़ोगे, धाराओं को कैसे पढ़ोगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 2, फिर लिखा है 31, अब मान लो लिखा है 4, मान लो, फिर लिखा है 1। एक बात कह रहे हैं कि मान लो ऐसे लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहले वाले को आप बुलाओगे सेक्शन, पहले वाले को सेक्शन बुलाओ, दूसरे वाले को आप बुलाओ बच्चों सब सेक्शन, और तीसरे वाले को आप बुलाओगे क्लॉज, और चौथे वाले को आप बुला सकते हो सब क्लॉज। तो ऐसे आप पढ़ सकते हो, यानी सेक्शन 2, सब सेक्शन 31, क्लॉज 4, सब क्लॉज 1। तो बताओ बच्चों धाराएं पढ़ने आ गई कि धारा कैसे पढ़ते हैं? जो पहला है वो, उसको आप सेक्शन बुलाओगे, जो दूसरा है उसे आप सब सेक्शन बुलाओगे, जो तीसरा है उसे आप क्लॉज बुलाओगे, और जो चौथा है आप उसे सब क्लॉज बुलाओगे। मान लो लिखा है ऐसे करके, ऐसे लिखा हुआ है कुछ, तो इसको पढ़ोगे सेक्शन 56, सब सेक्शन 2, क्लॉज 5, सब क्लॉज 1। बच्चों जल्दी बोलो कि आपको धारा कैसे पढ़ते हैं समझ में आ गया, कि पहला होता है सेक्शन, दूसरा होता है सब सेक्शन, तीसरा होता है क्लॉज, और चौथा होता है सब क्लॉज। अगर हिंदी वाले बच्चे कहेंगे सर हमको भी बता दो, तो पहला होता है धारा, दूसरा होता है उपधारा, तीसरा होता है वाक्यांश, चौथा होता है उपवाक्यांश। धारा 2, उपधारा 31, वाक्यांश 4, उपवाक्यांश 1। ऐसे करके आप पढ़ सकते हो।
तो लॉ की बुक में क्या होती है, धाराएं होती हैं बच्चों, और धाराएं अपने आप में रूल्स बताती हैं बच्चों। अगर लॉ है तो आप सोचो, अगर कानून है तो कानून है तो कोर्ट भी होगी। भाई कानून का उल्लंघन होता है या न्याय मांग रहा है तो कहाँ जाओगे, कोर्ट जाओगे। अब कोर्ट में जजेस भी होते होंगे, जजेस, और कोर्ट में वकील साहब भी होते होंगे, एडवोकेट। बच्चों जजेस और वकील कैसे बात करेंगे, धाराओं में बात करेंगे। वो लंबी चौड़ी बातें थोड़ी ना करेंगे, इस पेज पर इतने नंबर पर ये लिखा है। ये लोग धाराओं में बात करते हैं। वकील साहब कहते हैं सेक्शन 3, जज साहब कहते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। तो ये लोग आपस में कैसे बात करते हैं, सेक्शन में बात करते हैं, क्योंकि दोनों ने लॉ की किताबें पढ़ रखी हैं, दोनों को लॉ का ज्ञान है। तो वकील साहब और जज साहब कोर्ट में कैसे बात करते हैं, वो धाराओं में बात करते हैं। कि वकील साहब बोलेंगे इन्होंने सेक्शन 4 का उल्लंघन किया है, जज साहब बोलेंगे अच्छा 4 का उल्लंघन किया है, ठीक है देखते हैं। तो ऐसे शॉर्ट में वो लोग धाराओं में बात करते हैं, ना कि पूरी पूरी किताब लेके बैठते हैं और एक एक पेज की बात करते हैं। आइए टॉपिक पर लौट आते हैं। तो बच्चों हमें आपको इनकम टैक्स में क्या पढ़ाना है, पर्सन पढ़ाना है। पर्सन किसे कहते हैं बच्चों, अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ोगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देखो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं हम, लेकिन एक बात कह रहे हैं कि अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ोगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको याद है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, खातों के प्रकार, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, याद है बच्चों आपको कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, खातों के प्रकार, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो अगर अगर कोई आपसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पूछता पर्सन के बारे में बताओ, तो आप कहते हैं पर्सनल अकाउंट में पर्सन आते हैं और पर्सन 3 तरह के होते हैं, तो ऐसा कहते हैं आप। ठीक है आदर्श। तो हम कह रहे हैं बच्चों कि अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते तो कोई पूछता, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई पूछता पर्सन के बारे में, तो आप क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट में पर्सन आते हैं। पर्सन 3 तरह के होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ऐसे कह के आप बोलते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पर्सन 3 तरह के थे, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। एक आदमी रोड पर जा रहा है, रोड पर, और आप उससे पूछो, एक आदमी रोड पर जा रहा है उससे पूछ लो भाई पर्सन किसे कहते हैं, तो उसको क्या पता फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, वो कहेगा पर्सन, तुम ही तो पर्सन, हम ही तो पर्सन, हम लोग पर्सन, तो वो हम आपको बताएगा पर्सन। मगर बच्चों न तो आज हम आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं और न तो हम लोग कोई आम आदमी हैं, हम लोग आज इनकम टैक्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर्सन किसके हिसाब से पढ़ना है, इनकम टैक्स के हिसाब से पढ़ना है। और इनकम टैक्स कहता है कि पर्सन बराबर 7 लोग, पर्सन बराबर 7 लोग। ये पूरे साल याद रखना बच्चों ये बात, कि पर्सन बराबर 7 लोग। ठीक है बच्चों, तो पर्सन बराबर कितने लोग, पर्सन बराबर 7 लोग। ये कौन कह रहा है 7 लोग, इनकम टैक्स कह रहा है। सर ये मतलब क्या है पर्सन बराबर 7 लोग। बच्चों देखो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, हम आपको इनकम टैक्स पढ़ा रहे हैं। क्या आपको इतना बताया जा चुका है कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, बोलो बच्चों कि क्या आपको इतना बताया जा चुका है कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, बताइए। हाँ बच्चे कह रहे हैं पता है कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। क्या ये भी बता चुके हैं कि डायरेक्ट टैक्स जो है इनकम पर लगता है, कमाई पर लगता है, आय पर लगता है, बोलो कि इनकम टैक्स किस पर लगता है, इनकम पर लगता है। डायरेक्ट टैक्स किस पर लगता है, आय पर लगता है। ठीक, तो जरा पर्सन की बात अब सुनना, पर्सन की बात अब सुनना। हमारे देश में जो कमाएगा वो पर्सन है, टैक्स हमारे देश में जो कमाएगा वो पर्सन है, और टैक्स किससे वसूलना है, पर्सन से। जो कमाएगा वो पर्सन और टैक्स किससे वसूलो, पर्सन से। बच्चों हमारे देश में लाखों लोग कमाते हैं, लाखों तरह के लोग कमाते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज कमा रही है, स्कूल कॉलेजेस कमा रहे हैं, यूनिवर्सिटी कमा रही है, राम श्याम मोहन कमा रहा है, एबीसी फर्म कमा रही है, पता नहीं कौन कौन कमा रहा है। तुम्हारे देश में बहुत लोग कमा रहे हैं, जो कमाए वो पर्सन है। तो इनकम टैक्स कहता है जो कमाएगा वो पर्सन है, हम उससे टैक्स वसूलेंगे। मगर फिर इनकम टैक्स बोला पर्सन बराबर 7 लोग, मतलब बच्चों जो कमाएगा पर्सन है, पर्सन बराबर 7 लोग। तो आप पता लगाएं कि देश में लाखों लोगों में कौन 1 में जाएगा, कौन 2 में जाएगा, कौन 3 में जाएगा, कौन 4 में जाएगा, कौन 5 में जाएगा, कौन 6 और 7 में जाएगा।
कि देश में जो लोग कमा रहे हैं कौन कहाँ जाएगा। बच्चों बताना चालू करें कि जो कमाएगा वो पर्सन है, पर्सन से टैक्स वसूलो तो कौन कहाँ रखा जाएगा। देश में लाखों लोग कमा रहे हैं, करोड़ों लोग कमा रहे हैं, किसको कहाँ रखा जाए। हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों टॉपिक। चलो, पर्सन बराबर 7 लोग, जो कमाएगा वो पर्सन है। तो देश में इतने लोग कमा रहे हैं, किसको 1 2 3 4 किसको कहाँ पर रखा जाए। तो पर्सन में सबसे पहले कौन आ रहा है, इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल हैं हम माने आप हो, हम हैं, हम लोग मनुष्य हैं, नेचुरल पर्सन है। तो हमारा नाम इनकम टैक्स क्या बुलाता है, इंडिविजुअल। तो बताओ क्लियर हो गई बात कि राम कमाएगा, श्याम कमाएगा, सोहन कमाएंगे, मोहन कमाएंगे, हम कमाएंगे, आप कमाओगे, तो हमें कहाँ रखा जाएगा, इंडिविजुअल में। बताओ बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका कि हमें कहाँ रखा जाएगा, हमें इंडिविजुअल में रखा जाएगा। आना कुछ बोलोगे, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तो आप बात समझ गए कि हम लोग कहाँ रखे जाएंगे, हम लोग इंडिविजुअल में रखे जाएंगे। चलो क्लियर हो गया, राम श्याम मोहन सोहन मेरे आपके जैसे लोग कमाएंगे तो कहाँ रखे जाएंगे, इंडिविजुअल में रखे जाएंगे। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, क्या हम आपको बताए थे, आप बताओ हमारे देश में हर धर्म का अलग कानून किसने बनाया था। नेहरू जी ने बनाया था, गांधी जी ने बनाया था, या पहले ही से बना के बैठे थे कुछ लोग। हमारे देश में हर धर्म का अलग लॉ किसने बनाया था, जल्दी बताओ। हाँ पहले से ही बना था, बनाया किसने था, बिल्कुल सही, वो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था। और बच्चों उन्होंने ऐसा क्यों किया था, ताकि हम लोग आपस में, मेरे शब्द पूरे करो, कि उन्होंने हर धर्म का अलग लॉ बनाया था। हिंदू का अलग लॉ, मुस्लिम का अलग लॉ, शरीयत कानून, सिख का अलग लॉ, और ईसाइयों का अलग लॉ। जी हाँ, तो उन्होंने अलग लॉ क्यों बनाया, विशाल कह रहे हैं ताकि हम लोग आपस में लड़ जाएं। जी हाँ सही बोला, ताकि हम लोग आपस में लड़ जाए, कमजोर हो जाए, कि यार तुम अलग हो हम अलग हैं, हम लोग एक नहीं है। तो बच्चों हिंदुओं के लिए कौन सा लॉ है देश में, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट। और हिंदू सक्सेशन एक्ट कहता है कि कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट किसको मान्यता देता है बच्चों, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मान्यता देता है। आप बताओ बच्चों, इस व्यापार में एक आदमी है कि ढेर सारे लोग हैं, सोच के बताओ कि आपको क्या लगता है कि इस बिजनेस में एक आदमी है कि अनेक आदमी है। जल्दी बताओ बच्चों। बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ अनेक लोग हैं, अनेक, सही बात है कि इस बिजनेस में अनेक लोग हैं। बच्चों आप बताओ कि यहाँ पर जो मेंबर है, मेंबर बाहरी आदमी है कि परिवार के लोग हैं। आपको इस बिजनेस में क्या लगता है कि यहाँ जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, वो बाहरी लोग हैं कि परिवार के लोग हैं। चलो बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ पर जो भी मेंबर है वो फैमिली के लोग हैं। यहाँ दादा भी हैं, यहाँ पापा भी हैं, यहाँ चाचा भी हैं, चाची भी हैं, बहन भी है, भाई भी है, यहाँ पूरा परिवार मिलके काम कर रहा है। तो एक बिजनेस है जहाँ बहुत सारे लोग हैं, मगर यहाँ सारे मेंबर परिवार के हैं, मेल भी है फीमेल भी है, सब है। और बच्चों इस फैमिली में जो सबसे बुजुर्ग मेंबर होगा, इस फैमिली में जो सबसे बुजुर्ग मेंबर होगा, एल्डर मेंबर होगा, उसको क्या बुलाया जाता है, कर्ता। इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो ये कर्ता है, कर्ता, इनका नाम करता है मगर कुछ नहीं करता है, खाली बैठ के मक्खी मारा करता है, सबको आदेश देता रहता है। तो बच्चों इस, अब आप बताओ हमने क्या बताया, इस फैमिली के हेड को किस नाम से बुलाया जाता है, इस फैमिली के हेड को किस नाम से बुलाया जाता है, क्या बोला हमने, जी हाँ कर्ता, नाम करता कुछ नहीं करता, तो ये हेड कर्ता होता है। बच्चों ये कर्ता छोटी उम्र का है कि सबसे बुजुर्ग है, सबसे एल्डर मेंबर है, बताओ कर्ता है कौन, छोटी उम्र का है कि सबसे बड़ी उम्र का है। तो जवाब सही बोला आपने कि जो परिवार में सबसे बुजुर्ग है, सबसे एल्डर मेंबर है, वो कर्ता होता है। अगर आप कहोगे सर कर्ता आदमी को बनाया जाता है कि औरत को, तो बच्चों किसी जमाने में सिर्फ मर्द कर्ता बनते थे, मेल मेंबर, मगर सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया ये कानून, कहा नहीं नहीं कर्ता मेल फीमेल कोई भी हो सकता है।
तो चलो आगे चलते हैं बच्चों। तो एक परिवार है जहां सब मिल के बिजनेस कर रहे हैं, सब मिल के बिजनेस कर रहे हैं और हेड को बोलते हैं कर्ता। तो आप बताओ बच्चों, अगर इनके पास बिजनेस है तो इनके पास बहुत सारी एसेट्स होगी ना, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, कैश। बोलो, इनके पास बहुत सारी एसेट्स होंगी ना। हाँ, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, इस बिजनेस के पास बहुत सारी एसेट होगी, संपत्तियां होंगी। ठीक है। तो बच्चों जो ये संपत्ति है ना, ये इन लोगों ने खुद नहीं जुटाई है, ये संपत्ति इन्होंने खुद नहीं जुटाई है। दादा ने दिया था अपने बेटे को और उनके बेटे ने दिया था अपने बेटे को। ये ऐसा बिजनेस है, पिछली पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को दिया था और अगली पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को दिया था। तो जो इनको एसेट मिली है सब एंसेंट्रल प्रॉपर्टी है, सब पैतृक संपत्तियां हैं। सब दादा ने बेटे को दिया, बेटे ने अपने बेटे को दिया। ये लोग जो बिजनेस कर रहे हैं ना, इनका खुद कुछ बनाया हुआ नहीं है, सब पुश्तैनी मिला चला आ रहा है। तो बताओ बच्चों, हिंदू अविभाजित परिवार का बिजनेस समझ में आ गया? बताओ, क्लियर हो गई बात? पूरी फैमिली है, यहाँ सब कोई हिंदू है और यहाँ पर परिवार के मेंबर ही सब यहाँ पर मौजूद हैं। हेड का नाम करता है, सारे मेजर डिसीजन, सारे बड़े निर्णय कौन लेता है? करता लेता है। सारे कंट्रोल मैनेजमेंट उसी के हाथ में है पूरे बिजनेस का। और ये बिजनेस क्या तुम लोगों ने खुद डेवलप किया है? नहीं, पिछली पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को दिया, अगली पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को दिया, हमें तो विरासत में मिला है ये। तो ये होता है हिंदू अविभाजित परिवार। तो बताओ बच्चों, क्या ऐसे बिजनेस हर तरफ फैले हैं या बहुत ना के बराबर है, बहुत रेयर है? आप बताओ, क्या आपने अगल बगल ऐसा देखा, दादा ने अपने बेटे को दिया, इस बेटे ने अपने बेटे को दिया, ऐसा बिजनेस? क्या हर तरफ ऐसे ही बिजनेस फैला हुआ है? यहाँ तो लोग अपने से चालू करते हैं बिजनेस। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं 2-3 पीढ़ी की बात कर रहे हैं। तो ये होता है हिंदू अविभाजित परिवार का बिजनेस। ठीक। तो नाम भले इनका हिंदू अविभाजित परिवार है बच्चों, मगर यहाँ हिंदू भी होते हैं। बच्चे सुने होंगे सिख लोग होते हैं, सिख। तो बच्चों, सिख फैमिली भी बिजनेस करती है अगर, तो उनको भी हिंदू अविभाजित परिवार में शामिल किया जाता है। तो नाम भले हिंदू है, लेकिन सिख फैमिली बिजनेस करती है तो उसको भी हिंदू अविभाजित परिवार में शामिल किया जाता है। अगर बच्चों ने सुना हो जैन समुदाय, जैन, तो जैन लोग हैं, वो भी क्या करते हैं? वो लोग भी हिंदू अविभाजित परिवार में ही काउंट होते हैं। तो बच्चों, हिंदू अविभाजित परिवार, ऐसा नहीं कि हर हिंदू के बिजनेस को आप ये मान लो। कहाँ हर हिंदू का बिजनेस पिछली पीढ़ी ने अगले को दिया, अगली पीढ़ी ने अगले को दिया, ऐसा कहाँ हो रहा है? ये बड़ा रेयर है, ये बड़ा कम है। असम, बंगाल, उड़ीसा, उधर ही कुछ जगह पर बचा हुआ है। ये बहुत रेयर है हिंदू अविभाजित परिवार का बिजनेस। तो हिंदू लॉ इसको मान्यता देता है। बच्चों, अब ये बिजनेस बहुत तेजी से कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि आजकल चल रहा है न्यूक्लियर फैमिली का जमाना। तो आजकल फैमिली कैसी है? न्यूक्लियर फैमिली है। बच्चों, न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है कि आजकल हस्बैंड और वाइफ, आप देख रहे हो कि आजकल लोग नौकरी करने बड़े शहर जाते हैं और बड़े शहर में हस्बैंड है, वहीं वाइफ रहती है और वहीं बच्चे हो जाते हैं। तो ये लोग अपने घरों से दूर रह रहे हैं, बस हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं। जब हस्बैंड वाइफ अलग रहते हैं फैमिली से, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। आजकल ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है, कम होता चला जा रहा है। और हिंदू अविभाजित परिवार में क्या है? ज्वाइंट फैमिली की बात हो रही है। तो बहुत तेजी से ये खत्म होता चला जा रहा है, बहुत ही रेयर है। चलो, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ऐसा परिवार बिजनेस करता है, कमाता है, तो इसको आप कहाँ रखेंगे? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रखेंगे। हम कमाएंगे, आप कमाएंगे तो इंडिविजुअल में रखेंगे। ये परिवार वाले बिजनेस करेंगे जो एसेट वगैरह दादा ने बेटे को, बेटे ने अपने बेटे को दिया, तो इनको आप रखेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। अच्छा, आगे चलते हैं बच्चों। क्या आपने कंपनी का नाम सुना है? कंपनी का बोलो, क्या आपने कंपनी का नाम सुना है कि नहीं? हाँ, हाँ बिल्कुल सुना है। जरा देश की कुछ बढ़िया बढ़िया कंपनी का नाम बताओ जल्दी से। देश की बढ़िया बढ़िया कंपनी का नाम फटाफट से बताओ। यहाँ सर कंपनी का नाम सुना है, तो नाम सुना है तो बताओ ना। जैसे, देखिए हमें पता, पहले क्या बोलोगे? हाँ चलो आगे, हमें पता रिलायंस ही बोलोगे। किसी ने बोला टाटा मोटर्स, ठीक है, हम टाटा सन्स लिख दे रहे हैं, वो सबसे बड़ी है। और किसी ने बोला, अरे बाटा बोल रहे हैं, विनीत कह रहे हैं बाटा जूते वाली, अच्छा बाटा। और किसी ने बोला रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, टाटा सन्स, बाटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और कोई कुछ बोला? हाँ, सब मिलाकर यही बोल रहे हो, बस यही सब?
इन्फोसिस है, हाँ इन्फोसिस भी होगी। इन्फोसिस हम पूछ रहे हैं, हम क्या पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कंपनी का नाम। शिवांश नालायक कहते हैं बेनीराम, अरे बेनीराम कोई कंपनी है? अरे बेनीराम इमरती वाले, ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप है ना भाई, कंपनी कहाँ है बेनीराम, कैसी बात कर रहे हो आप? कीर्ति कुंज बोल देते, हम कहते हैं हाँ कीर्ति कुंज प्राइवेट लिमिटेड वो है कंपनी, बेनीराम कौन कंपनी खोले भाई। हाँ तो बच्चों और भी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो देश में बहुत सारी कंपनियां होती हैं, कंपनियां, आपका तो पूरा एक पेपर ही है कंपनी लॉ। तो देश में बहुत सारी कंपनियां होती हैं बच्चों, देश की जितनी भी कंपनियां हैं, चलो उनको दो भागों में बांट दें, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो हमने देश की सारी कंपनी को दो भागों में बांट दिया, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। चलो आपसे पूछते हैं यूं ही, कौन इन दोनों में कौन सी कंपनी पब्लिक को शेयर बेच सकती है? इन दोनों में कौन सी कंपनी पब्लिक को शेयर बेच सकती है? प्रचार विज्ञापन टीवी पर, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे सकती है, शेयर ले लो शेयर ले लो। तो बच्चे कहते हैं सर कौन अरे भैया पब्लिक को शेयर पब्लिक कंपनी बेच सकती है, प्राइवेट कंपनी सबको शेयर नहीं बेच सकती, केवल अपने पर्सनल कांटेक्ट के लोगों को शेयर बेच सकती है। तो पब्लिक कंपनी देखो, होती है प्राइवेट कंपनी जो सबको शेयर नहीं इश्यू कर सकती बेच सकती, पब्लिक कंपनी सबको शेयर बेच सकती है। बच्चों प्राइवेट कंपनी का एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी का दूसरा नाम क्या है? अनलिस्टेड कंपनी। और पब्लिक कंपनी का दूसरा नाम होता है लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तो कंपनियां होती हैं, जी हाँ, तो क्या कंपनियां कमाती हैं? बिल्कुल कमाती हैं। तो कंपनियां कमाएंगी तो सातों में कहाँ रखोगे? नंबर 3 पर रखेंगे, कंपनी में रखेंगे। तो अगर कंपनियां कमाती हैं तो कहाँ रखोगे? नंबर 3 पर रखेंगे। क्या हम मान ले आपको पहला, दूसरा, तीसरा समझ आ गया? राम श्याम मोहन कमाए तो पहले में, जो हम बिजनेस कर रहे हैं पूरी फैमिली मिलकर। अंशिका कह रही है सर लिमिटेड कंपनी किसे कहते हैं? अंशिका देखिए कंपनी में क्या होता है ना, एक होता है प्राइवेट लिमिटेड और एक होता है लिमिटेड। तो प्राइवेट लिमिटेड का मतलब हो गया प्राइवेट कंपनी, और लिमिटेड कंपनी का मतलब हो गया पब्लिक कंपनी। हाँ भाई क्या बात हो रही थी, हम कह रहे थे कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि हम आप कमाएंगे तो इंडिविजुअल, वो परिवार कमाएगा तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी कमाएगी तो कंपनी में जाएगी। चलो अब आएगी पार्टनरशिप फॉर्म। तो नंबर 4 पर क्या है बच्चों? लिखा है फॉर्म, लेकिन इसका मतलब हुआ पार्टनरशिप फॉर्म। चलो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, बताओ पार्टनरशिप फॉर्म में कम से कम कितने मेंबर होते हैं? पार्टनरशिप फर्म में कम से कम कितने मेंबर होते हैं? चलो विशाल का पहला जवाब, सर कम से कम 2 मेंबर होते हैं, सही जवाब। पार्टनरशिप फर्म कैसे बनेगी? जो कम से कम 2 मेंबर चाहिए या 2 पार्टनर चाहिए, 2 साझेदार। तो बच्चों ये बताओ कम से कम 2, मैक्सिमम कितना जा सकते हैं? जल्दी बताओ मैक्सिमम कितना जा सकते हैं? और पहला जवाब कौन दे रहा है? मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? और सही जवाब आया है नेहा यादव का, सर मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। ठीक 50, तो कम से कम 2 पार्टनर हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं, ये हो गया। लेकिन बच्चों अगर आप केंद्र सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन ले लो तो आप 100 तक भी कर सकते हो। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन ले लो, साहब हमारा व्यापार बहुत बड़ा हो गया है और आप 50 से ऊपर होने नहीं दे रहे हो, प्लीज और बढ़ा दो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 50 को बढ़ाकर 100 भी कर सकती है, मगर ये बड़ी एबनॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल बात करो तो कम से कम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म 2 या 2 से ज्यादा साझेदार इकट्ठा होते हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर इकट्ठा होते हैं और वो कहते हैं हम लोग लीगल काम करेंगे, जुर्म नहीं करेंगे, लीगल काम करेंगे, हम लोग बिजनेस करेंगे, हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे, हम लोग उस प्रॉफिट को आपस में बांट लेंगे। तो हम लोग 2 या 2 से अधिक लोग मिलेंगे, लीगल काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, आपस में बांट लेंगे। तो इसको आप क्या बुलाओगे? पार्टनरशिप फर्म बुलाओगे, पार्टनरशिप फर्म। क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों? 2 या 2 से अधिक पार्टनर आपस में मिलते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं, लीगल काम करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, आपस में बांट लेते हैं, तो आप इसको क्या बोलोगे? पार्टनरशिप फर्म बोलोगे। अब सुनना बच्चों एक बात, सर ये जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है
यहाँ भी तो 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं और ये भी तो वही काम करते हैं जो ये कर रहे थे। सर जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है यहाँ पर भी तो 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं और ये भी वही काम करते हैं जो पार्टनरशिप फॉर्म करती है। तो अब हो गई समस्या कि सर आप कह रहे हो कि फर्म में 2 या 2 से अधिक लोग, वो तो यहाँ भी है यहाँ भी है। आप कहते हो कि ये लोग बिजनेस करेंगे, लीगल काम करेंगे, तो ये लोग भी लीगल काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। आप कहते हो ये प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो ये लोग भी तो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। आप कहते हो कि ये जो है प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे, तो ये लोग भी तो वही काम कर रहे हैं। तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि 2 या 2 से अधिक की भीड़ पार्टनरशिप फर्म है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है? बच्चों बोलो कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया कि हमने क्या बोला। बताओ कि आपको प्रश्न समझ में आ गया कि हमने क्या बोला कि सर 2 या 2 से अधिक लोग जब बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म भी बोल रहे हो, और 2 या 2 से अधिक लोग बिजनेस करते हैं तो वो तो यहाँ पर भी करते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में। तो कब हम इस भीड़ को पार्टनरशिप फर्म माने और कब एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल माने? हाँ बच्चों ध्यान देना, अब क्या माने। देखिए बच्चों, ट्रू टेस्ट, क्या बोला हमने? हमने बोला ट्रू टेस्ट। अगर 2 या 2 से अधिक वाली भीड़ अगर ट्रू टेस्ट पास हो गया तो पार्टनरशिप फॉर्म। अगर ट्रू टेस्ट पास हो गया, ट्रू माने सत्य, टेस्ट माने परीक्षण, अगर ट्रू टेस्ट पास हो गया तो आप उस संस्था को नाम दोगे पार्टनरशिप फॉर्म। और अगर ट्रू टेस्ट में फेल हो गए तो आप बोलोगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो बच्चों अभी हमने क्या बोला कि पार्टनरशिप फॉर्म कब मानेंगे? जब वो ट्रू टेस्ट में पास हो जाए। और पार्टनरशिप फॉर्म ना मानकर एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कब मानेंगे? जब ट्रू टेस्ट में फेल हो जाए। तो अब आपको क्या पूछना चाहिए? सर ये ट्रू टेस्ट क्या चीज है? सर ये ट्रू टेस्ट सत्य वाला परीक्षण ये क्या चीज है? क्योंकि ये तो हम इतना तो हम रट्टा मार लिए कि ट्रू टेस्ट में पास हो जाए तो पार्टनरशिप फर्म और ट्रू टेस्ट में फेल हो जाए तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये बात तो हम समझ गए, लेकिन सर ट्रू टेस्ट होता क्या है? चलो बच्चों बताते हैं ट्रू टेस्ट होता क्या है। ट्रू टेस्ट, 4 लोग मिलते हैं और बिजनेस शुरू करते हैं और हमें जानना है कि ये 4 लोग पार्टनरशिप फर्म है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। 4 लोग मिलते हैं, अगर ये लोग ट्रू टेस्ट पास कर लेंगे तो पार्टनरशिप फर्म है, और अगर ये ट्रू टेस्ट में फेल हो गए तो ये पार्टनरशिप फर्म ना होकर एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। आओ पता लगाएं कि क्या मतलब हुआ। ट्रू टेस्ट क्या है? चारों से पूछा ये बताओ तुम चारों में मालिक कौन है? तुम चारों में मालिक कौन है? ये बोले हम चारों में मालिक, हम चारों मालिक हैं। क्या कह रहे हो? चारों मालिक हो? हाँ, तुम, मैं मालिक, वो भी मालिक, वो भी मालिक, वो भी मालिक, हम सब मालिक हैं। लो ये लोग कह रहे हैं हम सब मालिक हैं। अच्छा भाई, अच्छा ये बताओ कि तुम चारों में नौकर कौन है? नौकर, हम चारों में, हम सब नौकर हैं। तो बच्चों देख रहे हो कैसी बातें कर रहे हैं? हम सब मालिक हैं, हम सब नौकर हैं। बच्चों आप एक बात बताओ, अगर हम सब मालिक हैं, हम सब एक दूसरे के मालिक हैं, हम सब एक दूसरे के नौकर हैं, आप बताओ क्या ये लोग कहना चाहते हैं कि हम सब एक जैसे हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है? बोलो बच्चों, क्या ये लोग कहना चाहते हैं कि हम सब एक जैसे हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है? हम सब मालिक हैं, हम सब नौकर हैं, हम सब एक दूसरे के मालिक हैं, हम सब एक दूसरे के नौकर हैं। बच्चों ट्रू टेस्ट पास हो गया। बताओ ट्रू टेस्ट कैसे पास होता है, समझ में आया? हम सब मालिक भी हैं एक दूसरे के, हम सब नौकर भी हैं एक दूसरे के, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। ट्रू टेस्ट पास हो गया। तो फेल कैसे होगा वो सुनना, फेल कैसे होगा? तुम चारों में मालिक कौन है? साहब वो मालिक है वो, और हम तीनों नौकर हैं। बच्चों अब बराबरी रह गई। वो जो खड़े हैं ना वो मालिक हैं और हम तीनों नौकर हैं। बताओ अब बराबरी रह गई। वो मालिक है, वो मालिक है और आप नौकर हो। आप छोटे हो बड़ा है। ट्रू टेस्ट फेल हो गया। तो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? क्या ट्रू टेस्ट समझ में आ गया? ट्रू टेस्ट, हम सब एक दूसरे के नौकर हैं और हम सब एक दूसरे के मालिक हैं।
ट्रू टेस्ट पास। म्यूचुअल जेंसी, बहुत आपस में अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के बराबर है, आपसी सहमति है, तो ट्रू टेस्ट पास। पास तो पार्टनरशिप फर्म, और फेल तो या तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। उम्मीद है बच्चों अब आप समझ गए कि ट्रू टेस्ट पास तो पार्टनरशिप फर्म, ट्रू टेस्ट फेल तो ये नंबर 5 वाले एओपी या बीओआई हो जाएंगे। जो अगर आपने सुना हो, एक होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति, पूरा नाम सुना आपने, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति। तो बच्चों सहकारी समिति में दो या दो से अधिक लोग जो प्रॉफिट कमाने के लिए बने हैं, लीगल काम करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो यहाँ पर भी तो दो या दो से अधिक लोग हैं, दो या दो से अधिक लोगों ने कमेटी बनाई, सोसाइटी बनाई, बिजनेस करेंगे, लीगल काम करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। तो आप पता लगाएं कि इनको पार्टनरशिप फर्म में डालें या यहाँ एसोसिएशन ऑफ पर्सन वगैरह में डालें। तो बच्चों ये ट्रू टेस्ट में फेल हो जाते हैं, बताओ कहाँ डालें? ये ट्रू टेस्ट में फेल हो जाते हैं, बताओ कहाँ डालें इनको? हमेशा फॉर्म में डालें, नंबर 4 या नंबर 5 में डालते हैं? हाँ भाई, बच्चे कह रहे हैं सर इनको आप नंबर 5 में डाल दो। बिल्कुल सही, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप कहाँ डालोगे? नंबर 5 में डालोगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब एक बात सुनना, अब 5 तक निपट गया है, 5 तक निपट गया है। ठीक, अब आपको एक बात पूछना चाहिए कि सर ये तो हम समझ गए, जो ट्रू टेस्ट में फेल हो जाए वो नंबर 5 में जाएगा। सर एक बात बता दो कि नंबर 5 में एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी है। तो सर आप एक बात बता दो कि यहाँ तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी है। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बता दीजिए आप कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हाँ बच्चों सुनना, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है सुनना। तो ये बताओ, हम सैफी सर और आप में तान्या है, शिफा है और संगम है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो हम और आप बताओ, हम इन सातों में हम लोग किधर आएंगे? सैफी सर ने बिजनेस किया, कमाया, तान्या ने कमाया, शिफा ने कमाया, आप लोगों ने कमाया, आप लोग कहाँ आओगे? आप लोग इन सातों में कहाँ पर आओगे? जी हाँ, हम लोग आएंगे नंबर 1 में आएंगे। ठीक, हम लोग नंबर 1 में आएंगे। नंबर 1 बोले तो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। तो बताओ कि मिलता जुलता नाम दिख रहा है? बोलो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो क्या मिलता जुलता नाम दिख रहा है बच्चों? समझ रहे हो कुछ बात? यहाँ दो या दो से अधिक लोग हैं। हाँ ठीक, यहाँ दो या दो से अधिक लोग हैं और इन लोगों में राम है, श्याम है, मोहन है, सैफी सर है, विष्णु है, विनीत है, शिफा है, यानी यहाँ जो भी है सब मेरे आपके जैसे लोग हैं। तो यहाँ दो या दो से अधिक की भीड़ है, लेकिन इस बिजनेस में पैसे मिलाने वाले सिर्फ मेरे और आपके जैसे लोग हैं। बताओ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्लियर हो गया कि दो या दो से अधिक लोग जरूर हैं, लेकिन वो मनुष्य हैं, वो ह्यूमन बींग्स हैं, मेरे और आपके जैसे लोग हैं जिन्होंने बिजनेस में पैसा मिलाया है। क्लियर हो गई बात बच्चों कि मेरे आपके जैसे लोग जब मिलकर काम करें और ट्रू टेस्ट में फेल हो जाएं, तो वो था बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और अब हमें आपको क्या समझाना है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एक सवाल का जवाब देना बच्चों। पर्सन बराबर कितने लोग? पर्सन बराबर कितने लोग? बोलो बच्चों, पर्सन बराबर कितने लोग? सर पर्सन बराबर सातों। बताओ, शुरू में बात बताए थे कि नहीं? पर्सन बराबर सातों। ठीक, तो पर्सन बराबर सातों। अच्छा देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन, देख रहे हो? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अच्छा, दो या दो से अधिक लोग, पर्सन। पर्सन माने पैसा मिलाने वाला राम भी है, पैसा मिलाने वाला हिंदू अविभाजित परिवार भी है, पैसा मिलाने वाली कंपनी भी है, पैसा मिलाने वाली फर्म भी है, पैसा मिलाने वाली लोकल अथॉरिटी भी है। कुछ समझे बच्चों कि यहाँ जो दो या दो से अधिक की भीड़ है, अब की बार खाली राम और श्याम नहीं है, अब की बार राम श्याम भी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी है, कंपनी भी है, फर्म भी है, सातों मिलकर पैसा मिला रहे हैं। तो ये हो गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जब सिर्फ इंसान मिलकर पैसा मिलाकर बिजनेस करें तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इंसान। और जब सातों मिलकर
बिजनेस चालू करें तो वो हो गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या आपको मामला समझ में आ गया बच्चों कि यहाँ पर कौन कौन है, सातों मिल के भीड़ लगाए हैं, और यहाँ पर कौन कौन है, हम और आप जैसे लोग मिलकर भीड़ लगाए। हाँ या ना बोलो भाई कि समझ में आ गया तो अगली बात करें, जल्दी बोलो कि हाँ सर क्लियर है, समझ में आ गया तो आगे चला जाए, नहीं समझ आया तो क्रॉस क्वेश्चन पूछो। चलिए कंफर्मेशन आ गई है, जी सर समझ में आ गया है, ठीक है आगे चलते हैं। बच्चों सुनिएगा, ठीक सुनिएगा, हम एक छोटी सी बात बता रहे हैं और आपको बताना है कि वो कहाँ जाएगा। बच्चों हम जो है एक आदमी से मिले आज से लगभग 2 साल पहले या 3 साल पहले। हम एक आदमी से मिले, नाम हम भूल चुके हैं, हम एक आदमी से मिले। हमने पूछा भाई साहब क्या करते हैं आप? उसने कहा मेरी फर्म है। उसने फर्म बताया, तो उसने कहा मेरी फर्म है। तो बच्चों ये बताओ, हम एक आदमी से मिले और उसने कहा मेरी फर्म है, तो बताओ सातों में कहाँ जाएगी? उसने कहा मेरी फर्म है, बताओ सातों में कहाँ जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ जाएगी? बच्चे कहते हैं सर उसकी फर्म है, वो जाएगी चौथे पर। नहीं बच्चों यही तो बात है, हम भी यही सोचे थे मगर हम गलत हो गए। अब जरा पूरी बात सुनना कि हम भी यही सोचे थे मगर हम गलत हो गए, हम गलत हो गए। सुनिएगा, उसने कहा मेरी फर्म है। हमने कहा अच्छा तुम्हारी फर्म है। हमने कहा तो कौन कौन पार्टनर है? भाई हमें तो यही पता है ना कि 2 आदमी कम से कम होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उसने कहा मेरी फर्म है। हमने कहा कौन कौन पार्टनर है? उसने कहा मैं अकेला। हम सोचने लगे क्या क्या कह रहा है। हम क्या है आपका? बोला फर्म है। हमने कहा पार्टनर कौन है? उसने कहा मैं अकेला। हम कहा नहीं कैसी बात कर रहे हो, फर्म तो कम से कम 2 लोग से मिलती है, मिलकर बनती है। उसने कार्ड दिखाया अपना बिजनेस का। हमने देखा, हम कहा हाँ यार ये तो अकेला पार्टनर है, मतलब अकेला मालिक है। तो हमको समझ ही में नहीं आया क्योंकि हम तो शुरू से यही सुनते आए थे पार्टनरशिप फर्म माने 2 या 2 से अधिक लोग। तो बच्चों हमें पहली बार मालूम पड़ा कि एक आदमी वाली फर्म भी होती है। अच्छा एक आदमी वाली फर्म, हाँ। तो बच्चों अगर 2 या 2 से अधिक वाली फर्म है जी वो तो नंबर 4 है। अगर एक आदमी वाली फर्म है, अकेले आदमी वाली फर्म, तो बच्चों वो इंडिविजुअल है, हम और आप। क्या बच्चे समझ गए ये बात कि एक आदमी वाली फर्म को आप कहाँ ले जाओगे? इंडिविजुअल, सोल ट्रेडरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी व्यापारी, इंडिविजुअल में ले जाओगे। जल्दी बोलो कि सर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 2 या 2 से अधिक वाली फर्म वो पार्टनरशिप फर्म नंबर 4 होती है, और एक आदमी वाली फर्म नंबर 1 यानी इंडिविजुअल माना जाता है। चलो फाइनली बच्चे इस बात को भी समझ गए। 1 समझा दिया, 2 3 4 5 समझा दिया। चलो बच्चों 6 समझाते हैं, लोकल अथॉरिटी। क्या बच्चों ने एक नाम सुना है? नगर पालिका। बताओ बच्चों क्या नगर पालिका या नगर निगम का नाम सुना है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। हाँ नगर पालिका, नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर नाम सुना है। ठीक है, एक सवाल पूछते हैं, जल्दी से जवाब दो। मेरा सवाल, हम लोग किस राज्य में रहते हैं? जल्दी से जवाब दो बच्चों। उम्मीद है कि सब यहीं पर होंगे, कुछ बच्चे बाहर से भी क्लास कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमें उम्मीद है कि मैक्सिमम यहीं के हैं। और बच्चे कहते हैं सर हम लोग उत्तर प्रदेश यूपी राज्य में रहते हैं। विष्णु कह रहे हैं WP। विष्णु क्या तुम वेस्ट बंगाल में हो क्या? क्या मतलब, कह रहे हैं WP वेस्ट बंगाल। विष्णु तुम बंगाल में बैठे हो क्या? नेहा कह रही है वेस्ट बंगाल। अच्छा अच्छा आप लोग वहां से बैठ के क्लास देख रहे हो, अच्छा कोई बात नहीं। लेकिन ठीक है, कोई बच्चा बोला सर हम लोग वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में बैठे हैं। कोई बच्चा बोला कि सर हम लोग यूपी में हैं, एक आध बोल दिए हैं दिल्ली में हैं, कोई बात नहीं। तो मैक्सिमम ने बोला यूपी में, ठीक है भाई हम भी यूपी में हैं। तो बच्चों सुनना, राज्य होता है राज्य। आप बताओ राज्य का डेवलपमेंट, विकास होना चाहिए कि नहीं? सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं कि राज्य का डेवलपमेंट करे? बोलो बच्चों, है ना कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो राज्य का क्या करे? डेवलपमेंट करे। तो सरकार क्या करती है ना बच्चों, सरकार वो राज्य को 3 पार्ट में डिवाइड करती है।
सरकार राज्य को 3 पार्ट में डिवाइड करती है। एक पार्ट में रखती है गांव, एक पार्ट में रखती है शहर, सिटी, विलेज और सिटी, और एक पार्ट में रखती है हाईवे वगैरह, हाईवे। बताओ बच्चों, क्या बात समझ में आ गई कि सरकार अपने राज्य को कैसे देख रही है? गांव देख के रूप में देख रही है कि बहुत सारे गांव हैं। शहर देख रही है, जैसे इस समय हम जौनपुर शहर में हैं, तो ये सिटी है, गांव नहीं है। और हो सकता है आप में कुछ बच्चे गांव में बैठे हो, तो गांव, हाँ भाई, शहर ठीक है, और हाईवे वगैरह, रोड वगैरह, ठीक। तो ऐसे हो गया बच्चों। गांव का डेवलपमेंट किसका काम होता है? पंचायत का। सुना बच्चों आपने? गांव का डेवलपमेंट किसकी जिम्मेदारी है? पंचायत का। आप बताओ बच्चों, अभी कुछ दिनों पहले पंचायत चुनाव हो रहे थे कि नहीं? कोविड भी जोरों पर था और पंचायत चुनाव भी चल रहे थे। प्रधान वाला चुनाव, पंचायत वाला चुनाव। हाँ, तो पंचायत चुनाव क्या शहर में चल रहे थे? बिल्कुल नहीं, पंचायत चुनाव गांव में चल रहे थे। तो गांव का डेवलपमेंट किसकी जिम्मेदारी है? पंचायत की जिम्मेदारी है। बच्चों, शहर का डेवलपमेंट किसकी जिम्मेदारी है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका। तो शहर का डेवलपमेंट कौन करता है? नगर पालिका करती है, ठीक। तो गांव का डेवलपमेंट पंचायत करती है, शहर का डेवलपमेंट नगर पालिका करती है। और वो जो शहर के बाहर जो हाईवे, रोड्स वगैरह हैं बच्चों, राज्य सरकार का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है। तो राज्य सरकार का क्या है बच्चों? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है। और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है वो हाईवे वगैरह, रोड वगैरह का डेवलपमेंट करता है। क्या हम मान ले बच्चे बात समझ गए कि गांव का डेवलपमेंट पंचायत का काम है और शहर का डेवलपमेंट नगर पालिका का काम है, और राज्य सरकार अपने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से हाईवे वगैरह, रोड वगैरह, सड़कें वगैरह बनवाती है, ये उनका काम है। अच्छा, और आप देखते हैं पंचायत चुनाव होता है तो गांव में होता है, नगर पालिका चुनाव होता है तो शहर में होता है। शहर वाले बच्चे देखते होंगे कि सभासद वगैरह चुने जाते होंगे। हाँ, सभासद वगैरह चुने जाते होंगे, जिनको आप पार्षद भी कह सकते हो, पार्षद। और मेयर वगैरह चुने जाते होंगे, मेयर। जैसे अपने यहाँ दिनेश टंडन कभी थे, अभी उनकी वाइफ माया टंडन है मेयर। तो मेयर चुने जाते हैं नगर पालिका में। टॉपिक पर आते हैं, नगर पालिका। जी हाँ। तो शिवांश, मेरे घर में है बढ़ियाओं से सभासद। अच्छा भाई, मेरे भी मोहल्ले में सभासद है। हाँ, टॉपिक की बात करते हैं, क्या बात हो रही थी? तो हमने आपको बताया बच्चों कि शहर का डेवलपमेंट नगर पालिका का काम होता है, नगर पालिका का, ठीक, नगर पालिका। क्या बच्चे ये बात जानते हैं कि जब भी किसी का जन्म होता है तो नगर पालिका में बताना पड़ता है, बर्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जन्म हुआ घर में, नगर पालिका जाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ और बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ। घर में किसी की डेथ हो गई तो नगर पालिका जाओ, वहां बताओ और डेथ सर्टिफिकेट लेकर आओ। यानी जब भी कोई जन्म लेता है तो नगर पालिका को बता के बर्थ सर्टिफिकेट ले लो, और जब भी किसी की डेथ होती है तो नगर पालिका को बताकर डेथ सर्टिफिकेट ले लो। यानी हम सबका जन्म दर, मृत्यु दर, हम सबके डेटा किसके पास है? हम सबके डाटा नगर पालिका के पास। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, जब भी कोई मकान बनता है तो नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, दर्ज कराना पड़ता है। तो जब भी कोई मकान बनता है तो नगर पालिका में दर्ज कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। चलो बच्चों से सवाल पूछते हैं, अगर आपके पास अगर आपने मकान बनवाया मगर नगर पालिका में दर्ज नहीं करवाया तो उस मकान को क्या माना जाएगा? अगर आपने मकान बनवाया लेकिन नगर पालिका में दर्ज नहीं करवाया उसका नक्शा वगैरह, तो आपका मकान क्या माना जाएगा? कौन दे रहा है जवाब? नगर पालिका में आपके मकान का रिकॉर्ड ही नहीं है तो आपका मकान क्या माना जाएगा? कोई जवाब ही नहीं दे रहा अभी तक। चलो हम ही बता दे रहे हैं। आप बिल्कुल सही, जवाब तो आया है काफी देर बाद। किसने दिया? सत्यम, नेहा। इलीगल, बिल्कुल सही, इलीगल, गैर कानूनी। हाँ, गैर कानूनी, ठीक। चलो बच्चों, जरा नगर पालिका का कुछ एग्जाम्पल देते हैं। लखनऊ की तरफ, लखनऊ, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ की नगर पालिका। इलाहाबाद, इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। चलो दिल्ली चलते हैं, दिल्ली, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। चलो मुंबई चलते हैं, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। सुन रहे हो बच्चों?
लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये हर शहर की नगर पालिकाओं के नाम कुछ हमने आपको बता दिए। अच्छा बच्चों, क्या आपने सुना है एक एक्ट्रेस कंगना रनावत? बताओ बच्चों, नाम सुना है आपने? कंगना रनावत। कंगना रनावत के मुंबई ऑफिस को बीएमसी ने तोड़ दिया। क्या आपने लगभग 1 साल पहले न्यूज सुनी थी? कंगना रनावत के मुंबई स्थित ऑफिस को बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया भाई? बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले बोले ऑफिस में कमरा बनवाए थे, नगर पालिका में दर्ज नहीं करवाया। हाँ, कि ऑफिस में कमरा बना था, नगर पालिका में दर्ज नहीं है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाते हो और नगर पालिका में नहीं होता तो क्या है, इलीगल हो गया ना। तो तोड़ दिए थे आकर। कंगना कुछ नहीं कर पाई, जबकि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना सपोर्ट है, कुछ नहीं कर पाई। कोर्ट भी गई, वहां भी हार गई। चलिए, तो टॉपिक पर आ जाए। जी हाँ, हमारा टॉपिक चल क्या रहा है? हमने टॉपिक शुरू कहाँ से किया था? जो कमाएगा पर्सन है, पर्सन से टैक्स वसूलो। तो सर, देश में लाखों लोग हैं, कौन कहाँ कहाँ जाएगा? जी, अब तक हम 5 लोगों को बता चुके हैं कि कौन कहाँ कहाँ जाएगा। बच्चों, नगर पालिका कमाएगी तो कहाँ रखोगे? जल्दी बताओ, इतनी देर से हम कहानी किससे बता रहे हैं कि अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमाएगी तो कहाँ रखेंगे बच्चों? नगर पालिका कमाएगी तो कहाँ रखेंगे? लोकल अथॉरिटी में रखेंगे। क्लियर हो गई बात बच्चों, कि अगर नगर पालिका कमाएगी तो लोकल अथॉरिटी में रखेंगे। अब आपको पूछना चाहिए, सर नगर पालिका कैसे कमाती है, ये बता दो। सर नगर पालिका कैसे कमाती है, बता दो। चलो कोशिश करते हैं बच्चों आपको बताने की कि नगर पालिका कैसे कमाती है। आप बताओ, नगर पालिका हमसे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स लेता है। नगर पालिका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमसे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स लेता है। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल, वो हमको से हाउस टैक्स भी लेते हैं, वो हमसे वाटर टैक्स भी लेते हैं। आसान शब्दों में बोले तो वो हमसे म्युनिसिपल टैक्स लेते हैं। हाँ, तो बताओ बच्चों, नगर पालिका कमा रहा है कि नहीं? क्या नगर नगर पालिका लोगों से टैक्स ले रहा है, तो क्या नगर पालिका कमा रहा है कि नहीं? हाँ सर, कमा रहा है। हाँ, गलत जवाब, गलत जवाब। सर क्या टैक्स ले रहा है, कमा तो रहा है? नहीं नहीं, गलत जवाब। बच्चों, क्या हमारे देश का कोई संविधान है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा देश कैसे चलता है? संविधान में लिखे नियमों से चलता है। हमारा देश कैसे चलता है? हमारा देश संविधान में लिखे नियमों से चलता है। तो बच्चों, संविधान में एक नियम है, एक आर्टिकल है जो कहता है टैक्स को इनकम माना नहीं जाता। सुना बच्चों कि संविधान क्या कहता है टैक्स के बारे में? सरकार टैक्स वसूल रही है, नगर पालिका टैक्स वसूल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स वसूल रही है। नहीं, टैक्स इज नॉट इनकम। टैक्स कोई आय नहीं है। तो सुना आपने, नगर पालिका कमा रहा है, मगर संविधान कहता है ना भैया, टैक्स कोई इनकम नहीं है। और जब इनकम ही नहीं है तो काहे का टैक्स भरोगे आप? तो क्लियर कि नहीं? भले नगर पालिका, शिवांश कह रहे हैं क्यों? अरे भाई, संविधान बनाने वालों से पूछ लो, 1950 के आसपास बनाए थे, क्यों? 100-150 लोग की टीम थी, उनसे पूछना पड़ेगा क्यों। अब भाई उन लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया होगा, भाई टैक्स आया है, खर्चा कर देंगे, इनकम कहाँ हुई? तो संविधान कहता है टैक्स को इनकम न मानिए। चलो, एक बात तो गलत हो गई, यानी अभी भी हमको जवाब चाहिए, नगर पालिका कमाता कैसे है? क्योंकि जो कमाया उसको कमाई मानी नहीं गई, तो अब पता लगा नगर पालिका कमाता कैसे है। बच्चों, सही जवाब तो ये है, सही तो जवाब ये है कि नगर पालिका नहीं कमाता। नगर पालिका नहीं कमाता, क्योंकि सही मायनों में नगर पालिका को सर्विसेज देने के लिए बनाया गया है। नगर पालिका को सही मायनों में सर्विसेज, सेवाएं देने के लिए बनाया गया है, न कि कमाने के लिए। वो कह सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कह सकते हैं। तो नगर पालिका कमाने के लिए नहीं बना है, वो तो शहर के डेवलपमेंट के लिए बना है। लेकिन फिर भी वो नहीं कमाता, कभी कभी थोड़ा बहुत कमा लेता है, कभी कभी थोड़ा बहुत कमा लेता है। बताओ बच्चों, क्या नगर पालिका के पास प्रॉपर्टीज होंगी, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह? बोलो, क्या नगर पालिका के पास अपनी कुछ प्रॉपर्टी होंगी? हाँ सर, हाँ सर, नगर पालिका के पास प्रॉपर्टी होंगी। तो क्या वो उनको दुकानदारों को देकर, क्या वो उनको दुकानदारों को देकर, पट्टे पर देकर पैसा ले सकता है, किराए पर देकर किराया ले सकता है? बोलो कि नगर पालिका पट्टे पर, लीज पर देकर रेंट ले सकता है?
हाँ बच्चे कह रहे हैं हाँ। तो बताओ कमाई का एक स्रोत क्लियर कि वो प्रॉपर्टीज को रेंट पर देकर, लीज पर देकर पैसा वसूल सकते हैं। अक्सर नगर पालिका सुनने में आता है 99 साल के पट्टे पर दिया प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ सुनने में आता है। तो ये प्रॉपर्टीज को लीज पर, रेंट पर देकर कमा लेते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, और सर बच्चों जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, तो प्रॉपर्टी किसकी रहती है? नगर पालिका की। तो वहां से भी तो कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट होता होगा। हाँ, तो बड़े बड़े होर्डिंग बैनर्स जिसके लगे हैं तो वो भी तो रेंट पे करता होगा। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, जिस प्रॉपर्टी नगर पालिका की है तो नगर पालिका को वहां से भी कुछ रेवेन्यू मिलता होगा जिन लोगों के होर्डिंग बैनर लगे हैं। अभी आप रोडवेज पर आते हो जब, तो रोडवेज पर देखते नहीं कितने सारे बैनर लगे होते हैं, सब नगर पालिका के मैक्सिमम है। तो अपनी प्रॉपर्टी से क्या लेते हैं? रेंट लेते हैं। अच्छा, तो और कुछ एक और बताते हैं बच्चों, एक घटना याद आ गई, बताते हैं। बताओ बीएमसी किस शहर की है? ये किस शहर की नगर पालिका है बीएमसी? बीएमसी किस शहर की नगर पालिका है? जी हाँ बिल्कुल, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई की है। जी हाँ, मुंबई की है बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो एक बार की बात है कि मुंबई में प्याज, जो हम लोग खाने पीने में सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं प्याज, तो मुंबई में प्याज जो है बड़ा महंगा हो गया, 100 रुपए केजी, 100 रुपए किलो। तो पब्लिक बड़ा परेशान, पब्लिक बहुत परेशान यार, प्याज जो है 100 रुपए किलो हो गया। ठीक। अच्छा, दूसरी तरफ किसान जो प्याज बोते थे वो गुस्सा हो रहे हैं कि इतनी मेहनत से जो है प्याज बोए हैं। वो नासिक वगैरह के किसान जो भी थे, तो कह रहे इतनी मेहनत से प्याज बोए हैं और ग्राहक नहीं मिल रहे ढंग के। ग्राहक रो रहा है 100 रुपए किलो प्याज, और किसान रो रहा है, तो किसान तो गांव देहात में रहता है ना, और ग्राहक शहर में थे। तो किसान रो रहा है अच्छा ग्राहक नहीं मिल रहा है, और ग्राहक रो रहा है महंगा प्याज। बीएमसी आया, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बीएमसी किसानों के पास गया और कई हजार टन प्याज खरीद ली। तो बीएमसी किसानों के पास गया, कई हजार टन इन्होंने प्याज खरीद ली, और लगभग इन्होंने 30 रुपए किलो के हिसाब से प्याज खरीदी। तो कई हजार टन प्याज खरीदी, 30 रुपए किलो के हिसाब से प्याज खरीदी। किसने खरीदी? बीएमसी ने। अब बीएमसी ने स्टॉल लगवाए, प्रचार कराया, विज्ञापन कराया, स्टॉल लगाए। आइए 50 रुपए किलो प्याज लीजिए, पब्लिक हमारे पास आइए, 50 रुपए किलो प्याज लीजिए। पब्लिक खुश, क्यों? 100 रुपए का प्याज आधे दाम में 50 रुपए किलो मिल रहा है, पब्लिक खुश, किसान खुश। यार बड़े अच्छे दाम में बिक गई प्याज, कोई पूछ नहीं रहा था। किसान भी खुश, अच्छे दाम मिले, पब्लिक भी खुश कि 100 रुपए का माल 50 में खरीदा। नगर पालिका भी खुश, 50 रुपए का बेचा, 30 में खरीदा, 20 रुपया कमाया। तो बताओ बच्चों, 20 रुपया प्रति केजी किसने कमाया? बीएमसी ने कमाया। एक बार शिवसेना थी बीएमसी की हेड जब, तो उस समय ऐसा एक बार हुआ था। तो बताओ बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? जल्दी बोलो कि क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका कि नगर पालिका कमाती नहीं है, कमा सकती है, और कमाएगी तो आयकर विभाग छोड़ेगा नहीं। तुम पर्सन हो नंबर 6, निकालो टैक्स, निकालो टैक्स। तो बीएमसी कमाती नहीं है, लेकिन कमा लेगी तो टैक्स भरेगी। किस नाम से? लोकल अथॉरिटी के नाम से। अच्छा, आगे चलते हैं बच्चों, अगली बात सुनिएगा, अगली बात। हाँ बच्चों, अगली बात ये है, यहाँ कौन? यहाँ हम और आप। यहाँ कौन? पिछली पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को दिया, अगली पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को दिया, पूरी फैमिली बिजनेस कर रही है, कर्ता साहब हेड बने हैं। यहाँ कौन? यहाँ रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा वगैरह। यहाँ कौन? 2 या 2 से अधिक की भीड़ ट्रू टेस्ट पास की है, 2 या 2 से अधिक की भीड़ ट्रू टेस्ट में फेल हो गई है, यहाँ नगर पालिका वाले। तो बच्चों 6 फिक्स था, 6 फिक्स था, सातवां बच्चों, सातवां। चलिए सातवां बताते हैं आपको। ध्यान रखो, सातवां, सातवां हो गया बच्चा खुचा। मतलब बच्चा खुचा। सर बच्चा खुचा, कोई कमा रहा है, ठीक है, कोई कमा रहा है, मगर 6 में नहीं आ रहा है। कोई कमा रहा है मगर 6 में नहीं आ रहा है, तो कहां रख दो? 7 में रख दो। बताओ बच्चों, समझ बात आई कि कोई कमा रहा है मगर 6 में नहीं आ रहा है, तो आप कहाँ रख दो? 7 में रख दो। सर जैसे, कौन है जो 6 में नहीं आ रहा है? बच्चों आप बताओ, आप सब मैक्सिमम बच्चे आप में वीर बहादुर सिंह,
पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, है कि नहीं? आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है? वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, ये आपकी यूनिवर्सिटी है। तो बच्चों ये बताओ कि आपकी ये यूनिवर्सिटी है, क्या आप लोग फीस जमा करते हो कि फ्री में पढ़ रहे हो? क्या आप लोग कॉलेज को फीस देते हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी को फीस देता है, फीस देते हो कि नहीं? बताओ। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल फीस देते हैं। तो बताओ यूनिवर्सिटी कमा रही है कि नहीं? आप बच्चे पढ़ रहे हो, उनको फीस दे रहे हो, कुछ दिन बाद आप लोग बैक पेपर इम्प्रूवमेंट पेपर दोगे, फिर फीस दोगे, तो कमा रहे हैं कि नहीं? कमा रहे हैं। मगर यूनिवर्सिटी वाले कमा रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, आप कमा रहे हो। मगर आप तो 6 में नहीं आते, तो कहाँ रख दें? 7वें में। बोलो, पहला एग्जाम्पल क्लियर है कि आप 6 में नहीं आ रहे हो तो कहाँ रख दें? 7वें में रखो। ठीक। अच्छा बच्चों, क्या आपने एक नाम सुना है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए। सीए नाम सुना है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो लोग सीए बनने के लिए कहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो लोग आईसीएआई में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो बताओ, जो अब बच्चे सीए की पढ़ाई कर रहे हैं वो उनको फीस देते होंगे ना, वो आईसीएआई को फीस देते होंगे ना। तो आईसीएआई कमा रहा है ना? हाँ सर। मगर 6 में तो नहीं जा रहा है, 7वें में डालो। 7वें में डालो। अच्छा, कुछ बच्चे सीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी की। कौन सी संस्था से? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो क्या ये बच्चे जो कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो इस संस्था को फीस देते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो संस्था कमा रही है, मगर ये 6 में नहीं आ रही है, 7वें में डालो। ठीक। अच्छा, दूसरी बात। दूसरी बात बच्चों, आयकर अधिकारी बड़ा परेशान। आयकर अधिकारी बड़ा परेशान। एक बिजनेस है, गणेश इंटरप्राइजेस। तो एक बिजनेस है गणेश इंटरप्राइजेस, और ये बहुत ज्यादा कमा रहा है, 1 रुपया टैक्स नहीं दे रहा है, 1 रुपया टैक्स नहीं दे रहा है। तो आयकर अधिकारी परेशान। गणेश इंटरप्राइजेस कमा रहा है, करोड़ों में कमा रहा है, टैक्स नहीं दे रहा। छापा मारा, छापा। तो आए, कहाँ पहुंच गए? गणेश इंटरप्राइजेस पहुंच गए। लोगों से, क्या भाई गणेश इंटरप्राइजेस का मालिक कौन है? जी मैनेजिंग डायरेक्टर गणेश है, गणेश। अच्छा, तो गणेश मैनेजिंग डायरेक्टर है, मालूम पड़ा। अच्छा भाई, तो कहाँ है साहब? केबिन में बैठे हैं, केबिन में बैठे हैं। अच्छा, अंदर घुसे केबिन में, चेयर पर बैठे हैं। चेयर पर कौन है? गणेश जी की मूर्ति है। असली कहानी बता रहे हैं बच्चों आपको, असली कहानी। तो गणेश इंटरप्राइजेस में घुसे, अंदर एसी वाले रूम में। मालिक किसको बना रखा है? मैनेजिंग डायरेक्टर गणेश जी, गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है। तो सोचो बच्चों, आप बताओ, मूर्ति भला बिजनेस करती है? नाम लिखे हो गणेश का, मैनेजिंग डायरेक्टर गणेश। आप सोचो कोई ना कोई तो छिपा होगा ना, जो सामने नहीं आ रहा है। आयकर अधिकारी बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गणेश जी कमा रहे हैं, मूर्ति कमा रही है, कोई बात नहीं। तुम बेटा गणेश जी की मूर्ति के नाम से बिजनेस कर लो, उनके फोटो के नाम से बिजनेस कर लो। 6 में नहीं जा रहे हो ना, डालो 7वें में डालो। क्या बच्चे समझ गए कि बेटा कमा लो, 6 में आ गए तो ठीक, और कमा रहे हो, 6 में नहीं जा रहे हो, 7वें में डाल देंगे। तुम भगवान के नाम से बिजनेस कर लो, मूर्ति के नाम से बिजनेस कर लो, जैसे भी कर लो, हम तो 7वें में डाल देंगे। तो क्या हम मान लें कि बच्चों को आज का टॉपिक समझ में आ गया कि पर्सन बराबर 7 लोग, जो 6 में ना जाए आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में डाल दो। तो पर्सन बराबर 7 लोग। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है बच्चों का? पर्सन बराबर 7 लोग, कोई दिक्कत तो नहीं? बताइए बच्चों। तो आज का टॉपिक हमने पर्सन कवर किया। जो कमाएगा पर्सन है, पर्सन से टैक्स वसूलो। और कौन किधर आएगा बता दिया, कौन किधर आएगा। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा ये वाला बात बतानी है जो कल हम सोच रहे हैं आपको बताएंगे। तो थोड़ी सी ये बात बची हुई है, और थोड़ा सा ये इनकम टैक्स का ये कंटेंट्स वाली बात बची हुई है। अच्छा देख लें, उसके बाद तो आ रहा है फिर बच्चों प्रीवियस ईयर, हाँ, और असेसमेंट ईयर। शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, शुरुआत प्रीवियस असेसमेंट ईयर से करेंगे, बचे हुए समय में पीछे का टॉपिक कवर करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास हम एंड करना चाहेंगे। ठीक। सत्यम कुछ पूछ सकते हैं? हाँ सत्यम, फटाफट से पूछ लीजिए आप, जल्दी पूछ लीजिए आप क्या पूछना चाहते हैं। विष्णु, अब क्या कह दिए? सत्यम, सत्यम कह रहे हैं सिक्योर्ड लोन। सत्यम, सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है कि हमने लोन लिया और बदले में कुछ गिरवी रख दिया, तो ये होता है सिक्योर्ड लोन। कि हमने
हमने लोन लिया लेकिन हमने कुछ गिरवी रख दिया। जैसे आपने बैंक से लोन लिया लेकिन आपने बैंक के पास अपने प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स रख दिया गिरवी, या सोना गोल्ड रख दिया गिरवी, ताकि अगर आप उनका लोन न लौटाओ तो वो आपका सोना बेच दे, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स बेच के अपने पैसे रिकवर कर सके। तो इसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन, कि अगला सुरक्षित होता है। विष्णु सर, कॉरपोरेशन कंपनी एक होता है? विष्णु काफी हद तक एक होता है। बिल्डिंग में लोग रहते हैं, फ्लैट में लोग रहते हैं, दोनों में लोग रहते हैं, लेकिन बिल्डिंग होती है बड़ी, फ्लैट होता है छोटा। बिल्डिंग का हिस्सा है फ्लैट, तो कॉरपोरेशन माने बिल्डिंग, फ्लैट माने कंपनी। हाँ सत्यम, टर्म लोन इसी में आएगा। ये टर्म माने होता है लॉन्ग टर्म, कह लीजिए टर्म लोन। तो सत्यम आप क्या पूछ रहे हो, टर्म लोन और सिक्योर्ड लोन? कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। चलो, थैंक यू।